इज़राइल के अंदर घुस के याफा एक शहर है इज़राइल में, उसमें हर्जिलिया जो सेटलमेंट है उसमें घुस के बड़ी मार फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने की है। ये कमांडो यूनिट, मैं आपसे बात कर ही रहा था कल, कमांडो फोर्सेस की जो कमांडो यूनिट्स जो हमास की हैं, पहले 2006 के पहले 2006 के बाद कई बार उन्होंने ऑपरेशन किया, इस बार लेकिन रेगुलर लड़ाई चल रही थी, रेगुलर बटालियंस ब्रिगेड्स हमास की लड़ रही थी, लेकिन जो कमांडो यूनिट है वो शांत बैठी थी और आज उसने हर्जिलिया में, याफा में घुस के स्ट्राइक की है। अभी तक डिटेल्स उसके नहीं आ रहे हैं। इजराइल ने उसको सिक्योरिटी, एक बिग सिक्योरिटी इवेंट कह के उसके बारे में न्यूज सेंसरशिप कर दी है। फिर भी जो खबरें आपके पास हम लाए हैं वो ये हैं कि 3 इजरायली सेटलर्स मारे गए हैं, 3 इजरायली सेटलर्स मारे गए हैं हर्जिलिया में। इसकी और खबरें आ रही हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज यानी 28 जून 2024 को जो घटनाएं घटी, इनका बड़ा महत्व है। दरअसल हुआ क्या कि जिस तरीके से जेनिन में जो इजराइल ने मार खाई, और जेनिन में आपको बताएं कि जेनिन में जो कल मैंने आपको घटना बताई थी कि एक पूरा अल अहमदिया स्ट्रीट तक पहुंच के, अल मुकाबिल स्ट्रीट से अल अहमदिया स्ट्रीट तक पहुंच के उसके बाद वहां पर जो इब्न मज़ीर जो एक जगह है वहां पर घेर के इजरायली सोल्जर्स मारे गए। 17 से 18 लोग उसमें, उनका कुछ पता नहीं, उसमें कुछ मारे गए, करीब 4 आईडीएफ ने माना है, कुछ उसमें अभी तक घायल है, या उसको उनका मतलब क्या फेट है, वो जिंदा है कि नहीं, कुछ भी इजराइल ने उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि जेनिन में इस तरह की मार इजराइल के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और आज फिर देखिए जेनिन मतलब वेस्ट बैंक में 2 जगह इस तरीके से और घटनाएं हुई। एक तो घटना आपको बता दें अल खलील की है, अल खलील की इट्जियॉन एक इजरायली सेटलमेंट है, उसके पास आईडीएफ का चेक पॉइंट है, और उस चेक पॉइंट पे आग लग गई। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आग लगा दी और वो पूरा इट्जियॉन मिलिट्री चेक पॉइंट आईडीएफ को खाली करना पड़ा। आपको मैंने क्या बताया था कि वेस्ट बैंक में जो इजरायली चेक पॉइंट्स हैं वही एक तरह से सिंबल है इजरायली रूल के, और एक के बाद एक चेक पॉइंट्स पे फायरिंग हो रही है। चेक पॉइंट से इजरायली सोल्जर्स पीछे हट रहे हैं। कई जगह तायसीर में, जो नाब्लस में जो चेक पॉइंट 17 खत्म हो गया, इट्जियॉन में देखिए उन्होंने जला दिया। इस तरह से 13 करीब चेक पॉइंट्स जो हैं जेनिन में, उन पे हमले हुए हैं। संख्या देखिए इधर उधर हो सकती है, एग्जैक्ट बहुत सारी चीजें अभी उनकी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन ब्रॉडली आप देखिए हिब्रोन में अटैक्स हुए हैं, तुलकरेम में अटैक्स हुए हैं। मतलब आईडीएफ के चेक पॉइंट्स अब इट्जियॉन में, मतलब ऐसा लग उसमें कोई पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की कोई बटालियन नहीं गई थी, वो एक आम फिलिस्तीनी युवा जो है उन्होंने वहां आग लगाई इट्जियॉन में। और पूरा जो चेक पॉइंट, आप जानते नहीं कितनी बड़ी बात है इजराइल के लिए पूरा का पूरा चेक पॉइंट खाली करना। पूरा चेक पॉइंट उन्होंने खाली कर दिया। और आग की बात देखिए, 2 दिन पहले क्या हुआ था। 2 दिन पहले जो ऑफरेट जो सीक्रेट बेस इजराइल का है, जेरूसलम के पास अल इसाविया में लड़ाई हुई, जिसमें जाने अनजाने, मतलब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो वहां लड़ रहा था उसको शायद पता था कि नहीं पता था, अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन वहीं पर जहां लड़ाई हो रही थी अल इसाविया में, जेरूसलम में, उसके पास ऑफरेट जो मिलिट्री साइट थी इजराइल की, वहां आग लग गई। पूरा इलाका जो हिब्रू यूनिवर्सिटी है और एक हजादिद ऐसे ही कोई नाम है, हॉस्पिटल है, इस तरीके से उस पूरे इलाके में, अल इसाविया खुद में मतलब पूरे इलाके में आग लग गई। ये आग लगने वाला जो फीचर हिजबुल्लाह ने जो शुरू किया था, हमास ने इसको किस तरह से अडॉप्ट किया है, और इसको वो बड़ी सेंसिटिव पॉइंट्स जो इजराइल के बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स है वहां वो अप्लाई कर रहा है। और आप देखिए हर्जिलिया की जो घटना, उस पर फिर से लौटते हैं क्योंकि उसमें और डिटेल जानकारी की जरूरत है। ये ऐसी जगह जो इजराइल के अंदर याफा, ये देखिए एक पुराना फिलिस्तीनी गांव हुआ करता था, और यहाँ पर जो है बहुत फिलिस्तीनी कल्चर का और एक उसका बड़ा सेंटर हुआ करता था। और यहाँ पर 2-2, 3-3 कत्लेआम इजरायलियों ने किए थे 1948 के आसपास। उसके बाद एक बार फिर 1970s में यहाँ पर हमला हुआ था, और यहाँ पर जो अरब इजरायलीज थे, जो उस समय इजरायली सिटीजनशिप जिनको मिल चुकी थी, केवल धर्म के आधार पे उन पे हमला हुआ था, और जो जायनिस्ट हैं उन्होंने उनकी हत्या की थी। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया हर्जिलिया जो याफा में। तो यहाँ पर जब
फिलिस्तीनी मतलब जो कमांडो यूनिट है उसने घुस के जो वार किया है, 3 इजरायली सेटलर्स मारे गए और ये काफी अंदर, ये गाजा से लगा हुआ नहीं कि कोई जाके उसको मार के वापस लौटा, ये काफी ये अंदर है। तो यहां पर जब वो गए और जाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से वहां पर 3 सेटलर्स को मारा है, और अभी देखिए पूरी खबर नहीं आई है, अभी हो सकता है ज्यादा लोगों को मारा हो, लेकिन कमांडो यूनिट सकुशल वापस आ गई। कमांडो यूनिट हर्जिलिया ऑपरेशन करने के बाद सकुशल वापस आ गई। डिकॉय के रूप में उन लोगों ने जो मैं क्या बताऊं आपको, जो इजरायली सोल्जर्स मारे थे उन्होंने और जिनकी बॉडीज कब्जा कर ली थी, उनको कुछ वो फिलिस्तीनी कपड़े पहना के वहां छोड़ के आ गए, बताइए। और उसको लेके इजराइल ने शुरू में कहा कि कुछ फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं, लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है कि हर्जिलिया जो ऑपरेशन है उसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस सेफली वापस आ गए, जो वो कमांडो यूनिट थी। अब जब हमास की ताकत यहां तक बढ़ गई है कि वो इजराइल के अंदर घुस के स्ट्राइक कर रहा है, तो आप ही बताइए ये पूरी सिचुएशन क्या कर रही है। कल मैंने आपको बताया था लेबनान में लड़ाई करने की इतनी डींगे हाकी गई थी, अभी तक लेबनान पे और वहां पर मैन्यूवरिंग शुरू हो गई थी इजरायली टैंक्स की, इजरायली व्हीकल से, लेकिन अभी तक लेबनान पे हमला करने की हिम्मत नेतन्याहू की नहीं हुई है। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो अंदरूनी झगड़ा जो आईडीएफ में और नेतन्याहू में चल रहा है, जो इजरायली डिफेंस फोर्स और नेतन्याहू की वाइफ ने, उनके लड़कों ने जिस तरह से पूरा अक्यूज किया कि आईडीएफ के लोग कू करना चाहते हैं, उससे बड़ी नाराजगी है। वो भी बहुत बड़ी वजह है कि जिससे इजराइल लेबनान पे हमला नहीं कर पा रहा। और यहां हमास ने तुम्हारे अंदर घुस के मार दिया ना, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि ये वो जो घुस के मारने वाली बात जो कुछ लोग कहते हैं उनकी बात छोड़िए, लेकिन ये तो असलियत में हुआ है ना, घुस के मारा। और आपको बताएं, गाजा में इस समय स्थिति यह है कि राफा के वेस्ट में एक बड़ा स्ट्राइक आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया, और उन्होंने कुछ एक्सप्लोसिव जो अपने डिवाइसेस हैं उन्होंने यूज किए, जो जिलजिल नाम का एक इतना बड़ा ये चौकोर सा रेड कलर का डिवाइस है। और मैं देखिए वीडियो में आपको मैंने कहा था कि वीडियोस में दिखाऊंगा, लेकिन क्या हो जा रहा है कि बार बार जो यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, कभी वो अप्रूव करते हैं, कभी अप्रूव नहीं करते हैं, तो इस तरह से वो पूरा एक टसल चल रहा है। लेकिन हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे। हम यूट्यूब को मनवा के रहेंगे कि भाई जो हम दिखा रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, हम सिखा रहे हैं, हम किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज को नहीं कर रहे, और हम केवल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमको तुम रिपोर्टिंग भी नहीं करने दोगे। अल जजीरा दिखाता है, सारे बड़े बड़े हिंदुस्तान टाइम्स, तो मेरे वीडियोस जो मेरे पुराने सस्पेंडेड एक्स हैंडल में थे, उसके बाद अभी जो नया है, अभी जो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ नए वाले में, क्योंकि अभी मैं बहुत फास्ट चलता और हमारे फॉलोअर्स एकदम से बढ़ने लगते तो वो तुरंत फिर से सस्पेंड कर देते। बड़ी समस्या है हमारे ऊपर जो निगरानी है। तो मैं भी यूट्यूब से ये लड़ाई जो है, और ये लड़ाई इस सेंस में कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका और हम में लुका छुपी की लड़ाई, और उसके बाद जो मैनुअल रिव्यू में चीज जाए। एक मेरा वीडियो जो एक मैंने बनाया था, पूरा वीडियो दिखाया था, हिजबुल्ला वाला, हुदूद वाला नहीं, उसके पहले जो एक दिखाया था जिसमें हमास का फाइटर बकायदा मार रहा है, साउंड है, सब कुछ है, तो वो पहले डिमोनेटाइज हुआ। उसके बाद उसमें फिर, लेकिन उसको मैंने रिव्यू में भेजा तो उन लोगों ने उसको, मतलब वो जो लिमिटेड आता है येलो वाला वो आया, फिर उसको उन्होंने ग्रीन कर दिया, तो इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन आज जब मैंने कुछ वीडियोस बनाए तो उनको उन्होंने फिर लिमिटेड कर दिया। तो ये देखिए चलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जिलजिला जो एक चौकोर सा एक हाथ, मतलब एक पूरा जो हमास की फैक्ट्री में बना है, उस पूरे उससे उन्होंने शुजैया में इजरायली पूरे एक बैरिकेडिंग की थी इजरायली सोल्जर्स ने, उसको पूरा उड़ा दिया। अब वो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट होता है। ऐसे ही देखिए जेनिन में जो कांड हुआ, जो जहाँ पर इजरायली सोल्जर्स मारे गए 17, वो जो मैं बार बार कल से बता रहा हूँ आपको, जेनिन में भी जो वेपन इस्तेमाल किया गया है वो तामीर वेपन है। अब वो देखिए वो जो एक्सप्लोसिव डिवाइस मैं कह रहा था ना कि इजरायली वाहन आया, एक्सप्लोड किया, फिर वहां से लोग भागे, फिर दूसरा एक्सप्लोजन हुआ, एक और वाहन आया, फिर एक्सप्लोजन हुआ, वो एक्सप्लोजन सारा, अब मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने तामीर का वो देखा सीन, मतलब कि तामीर होता क्या है, वो भी एक उसमें आया, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा 1-2 दिनों में। तामीर भी ऐसे ही एक उससे भी छोटा, जिलजिले से भी छोटा, इतना बड़ा सा एक वो है, और वो उसकी लेकिन जो मार है, वो जिस तरीके से ब्लास्ट करता है, वो किसी भी
मिसाइल के काबिल, मतलब जो मिसाइल्स बड़ी बड़ी जो माइंस बिछाई जाती हैं जो ये, तो अब देखिए एक तो गड्ढा खोद के माइंस बिछाना, जो अभी जैसे तर अल सुल्तान में 2 दिन पहले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने टैंक उड़ाए थे गाजा में, वो एक चीज होती है। दूसरा, ये जो डिवाइसेस हैं ये आप रख दीजिए, उसके ऊपर से जैसे ही वाहन जा रहा धड़ से पूरा हो जा, अब इतना बड़ा ब्लास्ट होता है वो कि पूरी की पूरे ये पूरा का पूरा वाहन उलट जाता है। वाहन ऐसा नहीं है कि वो उसके परकच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन वो वाहन उलट जाता है, उसके अंदर के सोल्जर्स को बाहर आना पड़ता है, फिर उन पर गोली चलाते हैं। तो इस पर्पस के लिए जो एक खास पर्पस पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का होता है कि वो इजरायली सोल्जर्स को किसी तरीके से वाहन से निकाले या अपने जहां भी उन्होंने पोजीशन लिए वहां से निकाले। तो हैंड ग्रेनेड जो हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं। हैंड ग्रेनेड भी हैं हमास के पास, करीब मेरी जानकारी में करीब 50 से 60 हजार 1 लाख तक हैंड ग्रेनेड उनके पास हैं, लेकिन वो उन्होंने भी बचा के रखा है। अभी वो हैंड ग्रेनेड, क्योंकि ये जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं इनको आप हाथ से भी फेंक सकते हैं, और इनको आप वहां एक, जैसे आपको अगर ये लग रहा है कि इधर से इस रूट से इजरायली व्हीकल आएगा तो उनको आप ऐसे रख सकते हो, उसमें इसमें कोई गाड़ने की भी जरूरत नहीं। उसको आप एकदम जैसे खिलौना आपको लगेगा, उस तरह की चीज है, घातक खिलौना। और वो पूरा आपने रख दिया और वो पूरा ब्लास्ट हो गया, और उसके बाद आप तैयार रहिए, जब इजरायली सोल्जर्स निकलेंगे तो उनसे सीधे सीधे गोलीबारी होगी। तो ये जो देखिए बात है। अब आते हैं हम शुजैया पे, क्योंकि शुजैया जो गाजा में है, शुजैया मैंने बताया था नवंबर दिसंबर में बड़ी बुरी मार आईडीएफ को वहां पर पड़ी थी। आईडीएफ के लोग पीछे हटे थे, सेना पीछे हटी थी, पूरी की पूरी गुलानी ब्रिगेड को वहां से, गिवाती ब्रिगेड को वहां से हटना पड़ा था। और उसके बाद आज कम से कम 11 घटनाएं केवल शुजैया में हुई, और हर घटना में एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कोई नुकसान हुआ। लगातार जो है इजरायली सोल्जर्स को मारा गया है। 2-3 घटनाओं में तो, मतलब 2 घटनाओं में, वो जो जिस घर में वो बैरिकेड कर रहे थे उस घर के अंदर घुस के, पहले तो ये था कि बूबी ट्रैप करके, मतलब कई बार हमास ने मारा है कि घरों में जिसमें इजरायली छुपते हैं पहले से बूबी ट्रैप्ड होते हैं, उनमें सब बम लगे होते हैं। दूसरा जो उसने जो एक उनके स्नाइपर्स मारते हैं, आज एक स्नाइपिंग का और इंसिडेंट हुआ, वो एक उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो और जो होता है कि वो स्नाइपिंग करते हैं, राइफल से ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। आरपीजी शेल, जिस घर में इजरायली छुपे हैं वहां पर एक वो आरपीजी शेल मारते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि जो शुजैया में जो आईडीएफ घुसी, तो उसको जो है एक बड़े बड़े, मतलब जो एक हैवी मशीन गन्स होती हैं, हैवी मशीन गन्स हमास के पास नहीं मानी जाती थी कि हैवी मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स हैं लेकिन हैवी मशीन गन उनके पास नहीं थी। लेकिन आज पहली बार हैवी मशीन गन्स अनवील हुई, और उन हैवी मशीन गन्स की खासियत यह है कि उसमें 2 नाल, मतलब इस तरह के नाले हैं, ये हमास ने खुद बनाया, दो तरफ खुलती हैं। और मतलब जैसे जो दुनाली होती थी वो नहीं, वो उसमें तो दोनों नाले चिपकी होती, इसमें अलग अलग खुलती। तो वो जब फायर करते हैं, और थोड़ा सा उसको देखने में प्रिमिटिव है लेकिन उसकी जो मार है वो आधुनिक है। और ये जब पूरा अपना चलाते हैं तर 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 तर, तो उससे जो गोलियां निकलती हैं वो जिस स्पीड से निकलती हैं, वो स्पीड जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन गन की बराबर की स्पीड है। और ये कम से कम 4 जगह, जो 11 हमले शुजैया में हुए, कम से कम 4 जगह इस तरीके से मतलब हमास के फाइटर्स ने मारा इजरायलियों को, और उसमें कई इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। कितने मारे गए अभी इसके बारे में गिनती इजराइल कर रहा है। इजराइल तो रोज अपने मारे गए लोगों की गिनती कर रहा है, और उसके कोई हिसाब नहीं उसका। और आप सुनिए, आज फिर से इराक और यमन ने कोलैबोरेशन में हाइफा पे अटैक किया, नहीं सॉरी, एलियात पे अटैक किया। जो एलियात जो इजराइल का पोर्ट सिटी है उस पे अटैक किया, और एक उसमें पूरा वीडियो उसका आया है कि ऐसे एक पूरा आपको दिखाई पड़ा। अच्छा, इराक से एलियात करीब 1100 किलोमीटर दूर है, तो 1100 किलोमीटर मतलब जो हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज होती है वो इराक के पास भी है। यमन के पास तो, यमन ने जो लेटेस्ट अटैक किया उसमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल निकली, उसके बारे में बताते हैं आपको। लेकिन वो जो वहां से जो इराक से चला, और जिस आर्क बनाते हुए ऐसे करते हुए बिल्कुल इस तरीके से वो मिसाइल आई, और उसने एलियात को के रेजिडेंशियल इलाकों के बीच में वो लगी,
उससे पूरा मतलब आप सोचिए कि वो पूरा जो एलियात का एडमिनिस्ट्रेशन है, एलियात में जो आईडीएफ की फोर्सेस हैं, बिल्कुल हिल गई। जो साइकोलॉजिकल जो एक इम्पैक्ट पड़ा है वो मतलब बताया नहीं जा सकता है। यमन ने उधर एक दूसरी मार की, और यमन से करीब एलियात 400 किलोमीटर है, तो उन्होंने अपनी उस मिसाइल से एक मारा। लेकिन यमन ने जो 2 दिन पहले जो एक शिप सारा फिफ्थ MSC सारा फिफ्थ जो यमन ने जिस पे हमला किया था और जिसके बारे में हमने आपको बताया था, उसमें यमन ने, हमने आपको कहा था कि एक नया वेपन यूज किया। आज उसके बारे में डिटेल आए। हातिम 2, मैंने कल भी बताया था आपको हातिम 2 क्या होता है, लेकिन हातिम 2 के आज पिक्चर्स आए, वीडियोज आए। हातिम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये यमन के पास जो मतलब 1000 किलोमीटर के ऊपर से उसकी स्पीड होती है, मैक 3 से लेके मैक 8 तक उसकी रेंज होती है स्पीड की। और वो जो है मतलब यमन के पोजीशन में आने का मतलब है, इसीलिए देखिए आप समझ में बात आ रही है कि जो आइजनहावर जो अमेरिकन जहाज था क्यों भागा, और भागते भागते मतलब उसको उसको एक्चुअली यमन ने खदेड़ा। जैसे पूरा मतलब जैसे आदमी को खदेड़ा जाता है, उस तरह से यमन ने आइजनहावर एक अमेरिकन पोत को खदेड़ा। और अब समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका नहीं एडमिट कर सकता है कि यमन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, जबकि हैं, यमन ने मारा है, मार के दिखा दिया है। फिर भी अमेरिका जो है अपने प्रेस से ये कह रहा है कि आइजनहावर वहां से फ्यूल शॉर्टेजेस या बहुत सारी और चीजें थी जिसकी वजह से वो वहां से हटी। और ये भी कुछ अमेरिकन इस बात को कह रहे हैं कि कुछ टैक्टिकल वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफीट हुई अमेरिका की, तो उसको भी हम लोग ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हमने आइजनहावर को वापस बुला लिया। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि अमेरिका, तुम हाइपरसोनिक मिसाइल जो यमन की हैं उससे डर के भागे हो। अमेरिका भाग गया हाइपरसोनिक मिसाइल के डर से, आप बताइए। उधर हमास के अपने जो घातक खिलौने हैं वो देख लीजिए आप। हिजबुल्लाह का आज देख लीजिए, सफद में फिर से आग लगी, आज फिर से सफद में आग लगी, और एक बड़ा हिस्सा सफद का धू धू करके जल रहा है। इजरायली हिब्रू मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, और उन्होंने कहा कि एक्चुअली हम लोग जो फेस कर रहे हैं, अगर इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी ही उसको नहीं बाहर किया कि भाई हमारे साथ क्या, हम किस समस्या से या किस तरीके के जवाल से गुजर रहे हैं, तो अगर उसने नहीं उसको किया तो हम लोगों को कुछ और ही करना पड़ेगा। और ये देखिए एक माहौल बन रहा है इजराइल में कि मिलिट्री कू अगर होता है तो जनता को उसको समर्थन मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से आ रही है कि अगर मिलिट्री कू होता है तो जनता को उसको समर्थन मिल सकता है। नेतन्याहू के भी अपने लोग हैं, हालांकि लिक्विड पार्टी जो उसकी है, बहुत उसका वोट परसेंटेज गिर गया है। ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो लिक्विड पार्टी को ये 16 या 17 सीटें मिलेंगी केवल। तो ये जो सारी चीजें ये भी हैं, और इन सारी चीजों को नेतन्याहू भी देख रहा है। लेकिन नेतन्याहू को लग रहा है कि लड़ाई को आगे बढ़ाते रहने से कम वो सेफ है, उसकी पोजीशन सेफ है। वो अलग बात है कि उसने अपनी एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी बनाए हुए हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो देश को हम छोड़ के कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो भी है। लेकिन नेतन्याहू अभी लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि अगर वो हटा तो वो भी जाएगा, उसके साथ पूरा एक बड़ा हिस्सा जो इजरायली अमीरों का है वो जाएगा। एक इजराइल के अंदर एक क्रांति टाइप आ जाएगी। इजराइल के जो लोग इतने दिनों से झेल रहे हैं, और जब 7 अक्टूबर के बाद समर्थन भी किया कि युद्ध का, गाजा में इनोसेंट्स के मारने का भी समर्थन किया, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज देखिए, मैंने कल ही बताया था 42 ये कल या परसों 42 IDF सोल्जर्स ने चिट्ठी लिखी है कि हम दोबारा, जो एक बार गाजा में सर्व कर चुके हैं, हम दोबारा गाजा में सर्व करने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हमसे कहा जाता है कि बच्चों को मारो, औरतों को मारो, बिल्डिंगों को उड़ाओ, हम क्यों करें? ये कोई युद्ध थोड़ी ना है। युद्ध के लिए हम सीधे हमास के फाइटर्स हमारे सामने आए तो हम लड़ेंगे, लेकिन हम औरतों और बच्चों को मारने के लिए वहां थोड़ा गए हैं। अब देखिए 42 ही ऐसे हैं, वो अब हजारों में 42 है, वो अलग बात है, बहुत कम संख्या है। लेकिन जब यही माइनॉरिटी धीरे धीरे मेजोरिटी बन जाती है, ये पूरा एक सिचुएशन है। क्योंकि जो भी नेशन लड़ाई हारता है उसके यहाँ क्रांति होती है। देखिए सोवियत रशिया जब जर्मनी से हारा, और उसके बाद फिर भी लड़ने के लिए वो जबरदस्ती
उसने की तो उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया और वहां क्रांति हो गई, जो बाद में कम्युनिस्ट क्रांति में बदल गई। ये आप जानते हैं इसका इतिहास, ये रशिया का। इसी तरीके से जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा तो और वहां भी ऐसे ही हुआ कि वहां भी क्रांति हो गई, वहां पर वहां के जार को जाना पड़ा 1918 में। रशिया में 1917 में हुआ, जर्मनी में 1918 में हुआ। और तो ये जो पूरा एक घटनाक्रम है, ये देखिए इस तरीके का है कि इससे इसके जो नियम है इतिहास के, उससे कोई बच नहीं सकता। अच्छा, कुछ साथियों ने मुझसे कहा था कि सीरिया और लीबिया में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, लीबिया में अभी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, अभी कल की बात है, अभी पूरी तरह से वो न्यूज़ में नहीं आया है कि लीबिया में जो प्रो गद्दाफी फोर्सेस हैं उन्होंने एक आर्म स्ट्रगल शुरू किया। और उस आर्म स्ट्रगल में क्या हुआ कि एक कुछ जगह उन्होंने, जो ईस्टर्न लीबिया है जहाँ से गद्दाफी आते भी थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ जो इस तरह के अभी जो रिजीम है उसकी जो मिलिट्री पोस्ट हैं वो उन्होंने कैप्चर किए। अभी मैं उसकी और तहकीकात कर रहा हूँ कि क्योंकि प्रो गद्दाफी फोर्सेस वहाँ पर काफ़ी समय से सक्रिय हैं, लेकिन ये कौन है, इनको लीड कौन कर रहा है, क्योंकि इनका ज़्यादा ऑर्गेनाइज मामला दिख रहा है और ये लोग जो हैं सशस्त्र संघर्ष भी कर रहे हैं और ये लोग कहीं ना कहीं एक अपना इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करने की बात भी कर रहे हैं। इनका एक फ्रंट भी है जिसके बारे में और मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, सीरिया में तो ये स्थिति है कि सीरिया में जो जिन एरियाज़ को अमेरिका ने आतंकवादियों को दे दिया था, जैसे फ्री सीरियन आर्मी और इस तरह की जो फोर्सेस थी अभी भी हैं, या आईसिस का जो कुछ एरिया है, वहाँ पर बहुत विद्रोह हो रहे हैं। वहाँ की जो जनता है, जैसे इडलिब जो प्रोविंस है वो इन लोगों के हाथ में है और इडलिब के पास अमेरिकन बेसिस भी हैं सीरिया में। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बड़ा अनरेस्ट हो रहा है और इस तरह का अनरेस्ट हो रहा है कि वहाँ पर ये जो आतंकवादी हैं अमेरिका द्वारा पोषित, जो रूल करते हैं, जो इडलिब रूल करते हैं, उनको ये समस्या हो रही है कि इसको कैसे हम दबाएं, कि हम इन लोगों पे अगर गोली चलाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कि अमेरिका उनको ने कहा है कि तुम ऐसे सिविलियंस पे गोली नहीं चला सकते हो, लेकिन फिर भी उनके सामने ऑप्शन उनको आते ही नहीं, कुछ आतंकवादी है वो, तो उनके पास कोई पॉलिटिकल माइंड तो है नहीं या पॉलिटिकल प्रोसेस कोई है नहीं। और कई लोग उनके जो जो इडलिब से बहुत सारे जो फ्री सीरियन आर्मी के जो जिनको हम टेररिस्ट के असली टेररिस्ट जो थे वो वहाँ से मतलब उनकी सेना में जो आम लोग थे वो वहाँ से पलायन कर गए। पलायन करके वो सीरियन आर्मी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अभी 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन मतलब आज 28, हाँ 24 जून की बात है। 24 जून को ये घटना घटी। तो ये देखिए, ये पूरे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और लगातार इजराइल गिरता चला जा रहा है। मैं आपको एम्फसाइज करूंगा कि जो हर्जिलिया में हुआ, जिस तरीके से याफा में घुस के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अटैक किया, ये बड़ा यूनिक है। इसके डिटेल्स अभी सामने आ रहे हैं और इजराइल जो है उसके जो नागरिक हैं, उसकी सेना में जो हो रहा है वो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके नागरिक भी पूरी तरह से डर महसूस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, इजराइल ने आज यूनाइटेड नेशंस में पहली बार कि नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्ला की मार से उसके सैकड़ों सैनिक मारे गए। अभी हिजबुल्ला का क्लेम है 2 से 3 हज़ार के बीच में, लेकिन इन्होंने अभी एडमिट किया है 150 या 200। फिर भी ये 150 और 200 इनका आप देख लीजिए रेशियो लगा के, वो 2000-3000 पहुँचता ही पहुँचता है। और ये चीज़ यूनाइटेड नेशंस में आप गूगल कर लीजिए, यूनाइटेड नेशंस में ये चीज़ इजराइल ने मानी है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। और ये भी कहा कि 15,000 सेटलर्स घायल हैं। 15,000 सेटलर्स घायल हैं। और या बताइए, जब 15,000 सेटलर्स घायल हैं, तुम कह रहे हो केवल 150 लोग मारे गए, तो इसका तुम्हारे खुद के फिगर्स में एक विरोधाभास वो साफ दिख रहा है। तो अभी हम देखिए, ये जो पूरी बात है इसको समअप करते हैं। और जो यमन ने जो अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइल्स दौड़ाया, उसके बाद इजराइल को जिस तरीके से रेजिस्टेंस और हिजबुल्ला मिलके दबा रहे हैं, और मैंने सीरिया और लीबिया का भी हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, आने वाले दिनों में और इंट्रोडक्शन देंगे। रशिया में, दागिस्तान में पूरी तरह से सिचुएशन रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आ गई है। वहाँ पर देखिए इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि रशिया को तो सारा मतलब कितने नेटो देश सब लगे हैं रशिया को डिस्टेबलाइज करने में, फिर भी वो देश खड़ा है। और खड़ा ही नहीं है, पैलेस्टाइन का साथ दे रहा है, उधर उसके साथ चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, बहुत इस तरह की फोर्सेस हैं। तो आज का जो प्रसारण है यहीं तक।
हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।